डेड साइलेंस 2007 को डिसलाइक या लाइक कर दें। तो इस फिल्म की कहानी में जो मेरा कैरेक्टर होगा वो है मैरी शाह का। मैं एक पपेट शो यानी कि पुतले का शो दिखाया करती थी। कहानी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जिनमें से हस्बैंड का नाम जेमी था। तभी उनके घर के दरवाजे की बेल बजती है। जब जिमी जाकर देखता है तो बाहर एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा था। जिमी उसे अंदर ले आया था। जब वो बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें एक डॉल पपेट पुतला निकलता है। एक ऐसा पुतला कि आदमी शो करता हुआ खुद बोलता है पर होंठ नहीं लाता। होंठ वो पपेट के हिलवाता है। इसीलिए उस शो को देखने वालों को ऐसा लगता था कि सब कुछ पपेट बोल रहा है। अब जिमी की वाइफ ने जब उस पपेट को देखा तो वो बहुत खुश हुई। जिमी तो बाहर खाना लेने चला गया था और उसकी वाइफ अब घर पर अकेली थी। वो उस पपेट को बेड पर लिटाती है पर उसका बैलेंस खराब हो रहा था, इसीलिए वो उसे बेड पर लिटाकर तकिया लेने चली गई थी। मगर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो पपेट उसकी तरफ देख रहा था। हालांकि उसने उस पपेट पुतले को जब लिटाया था तो उसका मुंह दूसरी तरफ था, मगर फिर भी जिमी की वाइफ इस बात को सीरियस नहीं लेती। वो सफेद रंग का कपड़ा निकालकर उस पपेट पुतले पर देकर उस कमरे से चली गई थी। इसके बाद जब वो अपने कमरे में गई तो तभी उसे एहसास होता है जैसे कमरे में पपेट के अलावा भी कोई है। रेडियो में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। घड़ी की टिक टिक भी बंद हो जाती है। साथ ही गैस पर जो केटल पड़ी थी जिसमें चाय बन रही थी उसकी आवाज भी बंद हो गई थी। तभी जिमी की वाइफ को किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है। जब वो उस कमरे में जाती है जहाँ पर उसने पपेट रखा हुआ था, जैसे ही वो उसका कपड़ा हटाती है वो सफेद चादर उस पर लिपट गई थी। किसी काली ताकत ने जिमी की वाइफ को उठाकर दरवाजे के पास फेंक दिया और जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। कोई अनजान ताकत उसके पाँव कमरे में खींच लेती है। हम सिर्फ जिमी की वाइफ की चीख ही सुन पाते हैं। जिमी भी घर अब वापस आ गया था। वो अपनी वाइफ को आवाजें लगाता है तो वो उसे बताती है कि मैं अंदर कमरे में हूँ। वो जब कमरे के दरवाजे के पास जाता है जहाँ पर खून ही खून था, वो अपनी वाइफ को फिर से आवाज लगाता है कि तुम कहाँ हो। फिर उसे अपनी वाइफ की यही आवाज आती है कि मैं अंदर हूँ। अब जब वो उस कमरे में जाता है तो वो उस सफेद कपड़े को उठाता है जो उसकी वाइफ ने पपेट पर डाला था। वहाँ पर उसकी वाइफ की लाश थी जिसकी जुबान तक कटी हुई थी। पुलिस भी आकर जिमी को गिरफ्तार करके ले जाती है क्योंकि उन्हें शक था कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया। मगर खैर पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, इसीलिए जिमी को पुलिस छोड़ देती है। वो अपनी वाइफ की मौत की वजह से बहुत परेशान था, इसीलिए अब वो उसी बॉक्स की छानबीन करता है जिसमें पपेट था। तो उसे एक नाम लिखा हुआ मिलता है जो था मैरी शाह, जो कि मैं हूँ। और यहाँ से शुरू होती है मेरी कहानी। जिमी ने जब मेरे बारे में पढ़ा तो उसे पता चला कि मैं उसके होम टाउन उसके शहर में ही रहती हूँ, इसीलिए वो जल्दी से मेरे बारे में पता करने अपने डैड के घर आ गया। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दरवाजा खोलती है जिसने जिमी को अपने बारे में बताया कि वो उसके डैड की दूसरी बीवी है। वो अपना नाम एला बताती है। दरअसल जिमी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो अपने डैड से कभी बात ही नहीं करता था। अंदर जाकर जिमी ने जब अपने डैड को देखा तो वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। इस बारे में भी जिमी को कुछ नहीं पता था। उसके डैड ने उसे बताया कि मुझे कुछ वक्त पहले हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो मैं गुस्सा भी नहीं करता। तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकते हो। जिमी यहाँ पर अपने डैड से मेरे बारे में पूछता है तो उसके डैड ने उसे जवाब दिया, तुम जानकर क्या करोगे, ये सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ इन सब के बारे में। रात को जब जिमी सो रहा था तो उसके सामने मेरा पपेट आकर बैठ गया। मैंने उसे आवाज लगाई। जब उसने मेरे पपेट की तरफ देखा तो उसकी आंखें हिल रही थी और बहुत ही खौफनाक चेहरा उसके सामने आ गया जो कि जाहिर है मेरा था। जिमी बेचारा डर गया और कमरे की लाइट जला देता है। फिर जब उसने देखा तो वहाँ से मैं जा चुकी थी। अगले दिन जिमी अपनी वाइफ के फ्यूनरल के लिए कब्रिस्तान जाता है। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। जब वो उसके पास जाने लगा तो वो बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। वो बताती है, तुम्हारी वाइफ को मैरी शाह ने मार दिया, यानी कि वो मेरे बारे में बता रही थी। जिमी सुनकर कहता है, क्या, किसने मार दिया? उस औरत ने मुझे खत्म करने का तरीका भी जिमी को बताया कि अगर वो मुझे खत्म करना चाहता है तो उसे मेरे पपेट को दफनाना होगा। तभी वहाँ पर उस औरत का हस्बैंड आ गया जो कि उसी कब्रिस्तान में काम किया करता था। उसे वापस अपने साथ ले जाता है। जिमी ने घर जाकर मेरे पपेट को देखा। वो मेरे बच्चे यानी कि मेरे पपेट को लेकर कब्रिस्तान गया जहाँ पर उसने एक कब्र देखी। उसने उस कब्र को खोला और मेरे पपेट को दफना दिया। जब वो वापस जाने लगा तो उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास जैसे कोई है। उसने गाड़ी से उतरकर जब देखा तो उधर कोई भी नहीं था। मैं तो बस उसे डरा रही थी। खैर वो मेरे पपेट को दफनाकर घर वापस आ गया। जब वो आकर नहा रहा था तो उसने देखा मेरा पपेट उसके सामने बैठा था, जिसे देखकर बेचारा जिमी डर गया। पर उस पपेट को मैं नहीं वहाँ पर लाई थी, उसे तो एक पुलिस ऑफिसर लाया था
जो जिमी के वाइफ के केस की छानबीन कर रहा था। उसने जिमी को बताया कि मुझे लगता है कि ये पुतला तुम्हारी वाइफ के केस में हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि जब तुम्हारी वाइफ का खून हुआ तो सिर्फ यही तुम्हारे घर पर मौजूद था, लेकिन तुमने इसे क्यों दफना दिया। जिमी बताता है कि मैंने इसे इसलिए दफनाया कि ये मैरी शाह का पपेट है। यहाँ पर बताता है जिमी मेरी कहानी कि सुना है मैरी शाह को उसके पपेट के साथ दफनाया गया था। उसकी आत्मा आज भी इस दुनिया में है। जब भी वो किसी को नजर आती है जो उसे देखकर डर गया चिल्लाता है, वो उसकी जुबान तक काट देती है। जिस रात मेरी वाइफ का खून हुआ उस दिन इस पपेट को किसी ने हमारे घर पर भेजा था, तो आपको पता चल गया होगा कि मैरी शाह कितनी खतरनाक है। वो पुलिस ऑफिसर खैर मेरे पपेट को उठाता है और जिमी के पास से चला गया था, मगर फिर भी जिमी ने दोबारा मेरे पपेट को पुलिस ऑफिसर से ले लिया और दोबारा मेरे पपेट को दफनाने कब्रिस्तान चला गया। वहाँ पर जाकर वो उस औरत से भी मिला जिसने इसे मेरे बारे में बताया था। तभी वहाँ पर उस औरत का हस्बैंड आ जाता है और जिमी को अपने साथ ले गया। उसने भी जिमी को मेरे बारे में सारी कहानी बताई। तो हुआ यूँ था कि कुछ वक्त पहले उनके शहर में एक बहुत ही शानदार थिएटर खोला गया जहाँ पर मैरी शाह यानी कि मैं पपेट शो किया करती थी। एक दिन जब मैं शो कर रही थी तो वहाँ पर एक बच्चे ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि जो पपेट मेरा बोलता है वो मैं खुद बोलती हूँ। मेरा पपेट पुतला नकली है, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। हालांकि मैंने उस बात को मजाक में उड़ा दिया, पर कुछ दिन के बाद वो बच्चा गायब हो गया और कहीं पर भी नहीं मिला। उस बच्चे की फैमिली ने समझा कि उसे मैंने मार दिया, पर ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी उस बच्चे की फैमिली ने मुझे पकड़ लिया। उस आदमी ने मेरे बारे में जिमी को ये भी बताया कि मैंने मरने से पहले वसीयत की थी कि जो मैंने 101 पुतले बनाए थे उसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए। वो ये भी बताता है कि मैं भी एक पपेट बनना चाहती थी और मेरे जिस्म को मरने के बाद ऐसा ही बना दिया गया। मेरी सारी कहानी जानने के बाद जिमी तो वहाँ से चला गया था, पर मेरे पपेट को वहीं पर छोड़ जाता है। कुछ देर के बाद उस बुढ़े आदमी को आवाज आई जिसके घर पर जिमी मेरा पपेट छोड़कर गया था। उसकी बीवी मेरे पपेट से बातें कर रही थी। वो भागकर पपेट के पास आया और उसे अपने साथ ले जाता है और ये कहता है कि मैं इसे असली जगह पर छोड़ कर आऊंगा। अब जब वो मेरे पपेट को दफनाने जा ही रहा था, वो नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ पर मेरा पपेट उसकी तरफ ही देख रहा था। कुछ देर के बाद मेरी आत्मा भी उसके सामने आ गई। वो आदमी बेचारा देखकर चिल्लाया मुझे, और जो भी चिल्लाएगा उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैंने उसकी जुबान खींचकर उसे भी मार दिया, क्योंकि इसने जिमी को मेरे बारे में बताकर अच्छा नहीं किया था। उधर दूसरी तरफ जिमी उसी थिएटर में पहुंच जाता है जहाँ पर मैं शो किया करती थी। वो पूरी तरह से वीरान था, क्योंकि मेरे बाद वहाँ पर किसी ने शो ही नहीं किया। वहाँ जाकर हर जिमी को मेरे बारे में और बातें पता चली कि जो बच्चा गायब हुआ था जिसने मेरा मजाक बनाया था वो कोई और नहीं बल्कि जिमी के दादा का भाई था। ये सब जानने के बाद जिमी दोबारा से अपने डैड के पास गया और उनसे पूछा कि सच क्या है। अब यहाँ पर जिमी को उसके डैड ने मेरे बारे में बताया कि जब तुम्हारे दादा के भाई गायब हुए तो हमारी फैमिली ने मैरी शाह को पकड़ लिया और उसको चिल्लाने पर मजबूर किया, उसकी जुबान तक को काट दिया। जिसके बाद उसकी आत्मा वापस आई, उसने हमारी सारी फैमिली को मार दिया। वो जिसको भी मारती थी उसकी जुबान तक काट दिया करती थी। इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया ताकि तुम इस श्राप से बच सको। और जब उसने तुम्हारी बीवी को मारा तो मैं जान गया कि कोई भी इस श्राप से नहीं बच सकता। जिमी यहाँ पर अपने डैड से कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर उसकी ये सबसे बड़ी भूल थी। अब जिमी जब अपने डैड के घर से जा ही रहा था तो उसके पास पुलिस ऑफिसर आता है जो उसे बता रहा था कि मैरी शाह यानी कि मेरी कब्र के पास जितने भी पपेट्स को दफनाया गया था वो सब निकाल दिए गए हैं। उस पुलिस ऑफिसर का शक जिमी पर था, इसीलिए वो उसे पकड़ने आया था। जब वो जिमी को वहाँ से ले जा रहा था तभी यहाँ पर जिमी की सौतेली मॉम, जिसका नाम मिला था, जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, वो जिमी को फोन पकड़ाती है कि तुम्हारा फोन आया है। फोन पर वही बूढ़ा आदमी था जिसको कुछ देर पहले मैं मार कर आई थी, पर वो मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। शायद उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। वो जिमी को बता रहा था कि अगर तुम पुलिस के सामने खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हो कि तुमने अपनी वाइफ का खून नहीं किया, तो तुम्हें उसी थिएटर में जाना होगा जहाँ पर मैरी शाह यानी कि मैं शो किया करती थी। अब जिमी जल्दी से वहाँ पर जाता है, पर पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे आ गया था। थोड़ा सा आगे जाकर उन दोनों को एहसास हुआ कि उनके अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर मेरे सारे पपेट्स थे जिनको मैं कब्रिस्तान से निकाल कर लाई थी। जी हाँ, उन पपेट्स को मैं लाई थी। मैंने उन्हें बहुत ही खूबसूरत तरीके से शोकेस में रख दिया था। तभी उन्होंने जिमी के दादाजी के भाई को भी देख लिया, जिसको मैंने आज से 70 साल पहले अगवा करके पुतला बनाकर यहाँ पर रखा हुआ था। मैं ही थी, उस बच्चे को मैंने ही पकड़ा था जिसने मेरा मजाक बनाया था। तभी वहाँ पर जिमी को एक कुर्सी की आवाज आई। उसने देखा उस कुर्सी पर बहुत ही बड़ा पपेट पुतला बैठा था। उसमें मेरी आत्मा थी।
जिमी समझ गया था। वो मुझसे पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा मैरिशा। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी वाइफ माँ बनने वाली थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया क्योंकि तुम अपने खानदान के आखिरी आदमी हो। मैं तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दूंगी। इतने में पुलिस ऑफिसर ने उस पपेट मेरे पुतले पर गोली चला दी, जिसके जरिए मैं जिमी से बात कर रही थी। तभी मैं गायब हो गई। मेरे जितने भी पपेट्स थे सब जिंदा हो गए। जिमी के हाथ में जो लालटेन थी उसने मेरे पपेट्स पर गिरा दी, जिससे वो सभी जलकर खत्म हो गए। अब वो दोनों निकलना चाहते थे, पर इतने में पुलिस ऑफिसर का पाँव फिसल जाता है और उसकी गलती से चीख निकल गई थी। फिर जो भी चिल्लाता है वो मुझसे बच कहाँ पाता है। पुलिस ऑफिसर की जुबान को काटकर मैंने उसे मार दिया। जिमी बचकर जाना चाहता था। वो जानता था कि मैं हमेशा पपेट के रूप में जिंदा रहती हूँ। उसने यहाँ पर मेरे सारे पपेट्स को तो खत्म कर दिया था, पर मेरा एक पपेट अभी भी जिंदा था, जो उस बूढ़े आदमी के घर पर था, जिसने कॉल करके भी बताया था कि उसे थिएटर जाना चाहिए। अब जिमी जब उस बूढ़े आदमी के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। उसकी बीवी ने उसे बताया कि जो पपेट के बारे में तुम बात कर रहे हो उसको तो तुम्हारे डैड लेकर गए। जिमी ये बात सुनकर हैरान हो गया था। वो कहता है मेरे डैड ऐसे कैसे आ सकते हैं, वो तो ठीक तरह से चल भी नहीं पाते। जिमी वापस अब अपने घर आ गया था। वो आकर देखता है कि हर तरफ अंधेरा था। उसे वो पपेट मिल गया जो मेरा आखिरी पपेट था। जिमी उसे उठा लेता है। तभी मेरी आत्मा भी वहाँ पर आ गई, जो कि एक पपेट के रूप में थी। इससे पहले मैं जिमी पर हमला करती, उसने मेरे पपेट को आग में फेंक दिया और फौरन से मेरी आत्मा वहाँ से गायब हो गई। जिमी अपने डैड के पास जाता है, जहाँ पर उसे उनकी लाश मिलती है। दरअसल जिमी के डैड को तो मैंने बहुत ही पहले मार दिया था। वो तो सिर्फ उसके डैड की लाश थी जो उससे बातें कर रही थी, वो भी एक तरीके से कि सिर्फ जिमी के डैड के होंठ हिलते थे और आवाज उसकी सौतेली मॉम की थी, जिनका नाम मिला था। यहाँ पर जिमी को सारी गेम समझ आ गई। जब उसकी सौतेली मॉम ने उसे फोन दिया तो फोन पर तो कोई था ही नहीं, बल्कि वो खुद बिना होंठ हिलाए बूढ़े आदमी की आवाज निकाल रही थी, जैसे उसने जिमी के डैड की आवाज को निकाला था। दरअसल जिमी की सौतेली मॉम मैं ही थी, यानी मैरिशा। मैंने मरने से पहले जो अपना आखिरी पपेट बनाया था वो इतना अच्छा शानदार था, बिल्कुल इंसान जैसा, और वो पपेट इला का ही था जिसको जिमी अपनी सौतेली मॉम समझ रहा था। अगले ही पल मैंने जिमी पर अपने असली रूप में आकर उस पर हमला कर दिया। वो मुझे देखकर डर गया और बहुत जोर से चिल्लाने लगा। फिर मैंने वो किया जो मैं करती थी, मैंने उसकी जुबान काटकर उसे मार दिया। अब उन सब लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिनको मैंने मारा था, अपना बदला लिया था। सबको मैंने पुतला बना दिया था। मैरिशा अपना बदला जरूर पूरा करती है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।